विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात डिप्लोमेटिक वॉर की करेंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर बारूद बनकर बरसा है और अब दुनिया में इस सिंदूर की शपथ और भारत का पैगाम लेकर रवाना हुए देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने पाकिस्तान की बगिया उखेड़ कर रख दी है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को ऐसा लताड़ रहे हैं कि पूरा देश ओवैसी का ये रूप देखकर दंग है। मुस्लिम देश कुवैत में पहुंचे ओवैसी ने कैसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है, बताएंगे आपको। लेकिन भारत ने जैसे दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का कूटनीतिक अभियान छेड़ा, उससे पड़ोसी मुल्क में बेचैनी साफ दिख रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मंत्रियों की फौज लेकर तुर्की, ईरान समेत 4 देशों के दौरे पर कटोरा लेकर निकले हुए हैं। लेकिन ईरान ने शहबाज को खाली हाथ बैरंग लौटा दिया है। खबर पर पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं प्रहार में। दूसरी खबर पीएम मोदी के साफ संदेश की है। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर सोची समझी युद्ध की रणनीति है और आतंकवाद की गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पीएम ने पाकिस्तान को परोक्ष रूप से मदद करने वालों को भी नसीहत दे डाली है। देशवासियों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील भी की है और पीएम की अपील पर पूरे देश का क्या रेस्पॉन्स है, सुनवाएंगे आपको। तीसरी खबर तेज प्रताप को लेकर हुए खुलासे की। लालू के बड़े लाल की प्रेम कहानी से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेज प्रताप गायब है और लालू परिवार ने उन्हें पार्टी और परिवार से दूर करके चुप्पी साध ली है। लेकिन बड़ी बहू ऐश्वर्या और अनुष्का का परिवार अब सवाल पूछ रहा है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने लालू परिवार को क्या चेतावनी दी है, सुनवाएंगे आपको। और आखिर में बात गाजियाबाद में लव जिहाद को लेकर हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की करेंगे। अकबर नाम के शख्स पर आरोप लगा कि उसने जबरन एक हिंदू लड़की को बंधक बनाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। लेकिन अब लड़की के बयान से मामले में नया एंगल आ गया है। इस खबर पर भी अपडेट देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद भारत के उस डिप्लोमेटिक वार की, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया बिलबिलाया सा नजर आ रहा है। सबसे पहले बात इसी। क्या मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान हैं? उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है। नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा। इन्होंने कार्य वो पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे और उनके खून से हाथ रंगे हुए। कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। ऐसी कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है कि लंबे समय तक पाकिस्तान याद रखेगा। पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान आतंकियों को पालने और झूठ बोलने में माहिर है। अलग अलग मौके पर पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा, फेक इमेज क्रिएट करने में लगा हुआ है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तगड़ी शिकस्त भारत से मिली है। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी समेत हमारे जो डेलीगेशन है, सर्वदलीय डेलीगेशन, वो हर जगह जा रहा है और पाकिस्तान को 33 देशों में बेनकाब करने पे एक्शन प्लान पर लग गया है। और अब मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। ऐसे जलालत वाला थप्पड़ असदुद्दीन ओवैसी समेत पूरे डेलीगेशन ने मारा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान हैरान है कि अपनी इज्जत को कैसे बचाए और कैसे जो भीख का कटोरा लेकर घूमता है वो वैसे पैसे मांग पाए। हुआ क्या है, चलिए जरा डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही है। असदुद्दीन ओवैसी का ये रूप देखकर तो पूरी दुनिया, क्या कहें, पूरा देश दंग है, क्योंकि नए सिरे से असदुद्दीन ओवैसी
एक पाकिस्तान की क्लास लगाते हुए मुखर होकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीति सामने आई है और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने हम ला रहे हैं। भारत का डेलीगेशन 33 देशों की यात्रा पर है। पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन की हम पूरी जानकारी देशों को देने बाकायदा साक्ष्यों के साथ दिखा रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कुवैत पहुंचे हैं और पाकिस्तानी पीएम और मुनीर पर उन्होंने निशाना साधा। कतर में भी 7 सदस्यीय डेलीगेशन ने अपनी बात रखी है। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी तरह से हमने बेनकाब कर दिया है। देखिए, इधर हम बेनकाब कर रहे हैं और उधर पाकिस्तान अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा है। अपने ही देश में अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने से पीछे नहीं हट रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुनीर साहब गिफ्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। इनके फील्ड मार्शल या ये कहें फील्ड मार्शल वाले प्रोग्राम में ये आए थे और इसमें जब ये तस्वीर दी गई तो इसको ये दर्शाया गया कि ये भारत पर एक्शन की तस्वीर है। लेकिन सच्चाई जान लीजिए, ये 2019 की चीन की एक वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो कि फील्ड मार्शल मुनीर शहबाज शरीफ को, नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर जीत की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर अब कैसे कटाक्ष किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कैसे जमकर चुटकी लिया, जरा जान लीजिए। ओवैसी ने शहबाज और मुनीर को जोकर बताया। मुनीर ने शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की जो हमने आपको दिखाई भी, और तस्वीर को पाकिस्तानी आर्मी की जवाबी कार्रवाई मुनीर साहब बता रहे थे। लेकिन ये तस्वीर 2019 में चीन आर्मी की ड्रिल की तस्वीरें हैं, उनकी वॉर प्रैक्टिस की तस्वीरें थी और ओवैसी ने तस्वीर का जिक्र करके शहबाज और मुनीर को घेरा। ये कहा ओवैसी ने कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, इनके पास अकल भी नहीं है। पाकिस्तान के झूठ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओवैसी मुस्लिम देशों में जाकर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये झूठ परोसते हैं और इनके झूठ पर भरोसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कैसे खुलकर मखौल उड़ाया है, आईना दिखा दिया ओवैसी ने। सुनिए जरा। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो वैसी ने बता दिया कि अकल तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और साथ ही ये भी बताया कि ये आतंकवाद का प्रायोजक है। कैसे ये एक्सपोज किया जान लीजिए। ओवैसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन दुनिया के सामने ओवैसी ने रख दिया, बता दिया कि भारत कई सालों से आतंकवाद को जो झेल रहा है उसकी असली वजह पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से हमारे कई निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। ओवैसी ने बताया कि समस्या की जड़ पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान खुद आतंकग्रस्त होने का ढोंग करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं, पाकिस्तान में ढोंग तो करता है लेकिन ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत मुस्लिम देश होने की बात करता है, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में है और सच्चे मुसलमान है। सुनिए कैसे ओवैसी ने जवाब दिया इस पर। You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है। और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू। हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है। और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां पहुंचे उन्होंने एक्सपोज किया, और कतर भी एक डेलीगेशन पहुंचा था भारत का जिसने बता दिया कि पाकिस्तान कैसे मुस्लिम देशों पर जाल फेंककर फंसाने की कोशिश कर रहा था, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था, और उसे हमने सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं। कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। आतंकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद अब भारत उसकी ग्लोबल घेरेबंदी कर रहा है। भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर है, जहां पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी जा रही है। पाकिस्तान आतंक का पोषक, रक्षक और फाइनेंसर रहा है और इस बात को पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार दुनिया के सामने कबूल भी चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के जनाजे के साथ खड़ी पाकिस्तानी फौज ने बता दिया कि आतंकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान के अभी के और पूर्व के मंत्रियों ने टीवी चैनल पे कहा कि दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर लास्ट 30 इयर्स। ये घिनौने कार्य वो पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे और उनके खून से हाथ रंगे हुए हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को 14 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन शहबाज सरकार और असीम मुनीर ने एक्शन लेने के बजाय आतंकियों का संरक्षण शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया। ऐसे आतंकवादियों को शरण भी देता है, संरक्षण भी देता है, पैसे भी देता है, हथियार भी देता है, हमारे देश में भेजकर हमले करने के लिए ट्रेनिंग से लेकर सब कुछ देता है। उस पाकिस्तान को इतना ही कहूंगा, उरी, पुलवामा, पठानकोट के बाद हमने एयर स्ट्राइक करके भी दिखाया था, सर्जिकल स्ट्राइक में भी घर में घुसकर मारा, और अब तो ऐसी कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है कि लंबे समय तक पाकिस्तान याद रखेगा। पाकिस्तान खुद एक कंगाल देश है। वो विश्व बैंक और IMF से कर्ज लेता है और उस कर्ज के जरिए भारत की तरक्की में बाधा डालने की नापाक साजिशें रचता है। पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। शायद किसी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए बार बार वो अपनी घिनौनी हरकत करता है, लेकिन हमारे कदम आगे बढ़ने के लिए रुकेंगे नहीं। हमारा एक पड़ोसी पाकिस्तान केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम और निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रहा है, जो उचित नहीं है, निंदनीय है। आगे के लिए तय हो गया है कि अगर कोई आंख उठाएगा तो उसके बदले क्या करना है भारत जानता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया गया था, आतंकियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा मजबूत करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने लगा, लेकिन भारतीय सेना के आगे मुनीर के कागजी शेर ढेर हो गए। लेकिन इस हार के बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को झूठी जीत की तस्वीरें भेंट कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी तस्वीर पूरी दुनिया में जलालत की वजह बन गई है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill. दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। भारत जहां दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है, वहीं पाकिस्तान आज भी अमेरिका, चीन और IMF के आगे कटोरा लिए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहबाज शरीफ की आदत है पैसे मांगते रहने की और वही उनके हालात है। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर से इतना दबदबा कायम हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल संधि को लेकर कुछ नहीं सुनने वाले, कुछ नहीं कहने वाले, तो एक तरह से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है शहबाज शरीफ का। कहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं, चलिए पूरी डिटेल जरा जल्दी से आपको दे देते हैं। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने का सिलसिला जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे भारत का रुख कड़ा हुआ है, तब से गिड़गिड़ाना शुरू हो गया है। ईरान के सामने पीएम शहबाज शरीफ पहुंचे अपना कटोरा लेकर।
भारत से बातचीत करने की अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात करवा दीजिए, हमारी बात करवा दीजिए। कश्मीर सिंधु जल संधि और आतंकवाद पर बात को तैयार है वो कह रहे हैं, लेकिन भारत के साथ उन्होंने अब व्यापार की भी इच्छा जाहिर कर दी। ये असली दर्द है, ये पैसों वाला दर्द है जिसको लेकर वो अपना रोना रो रहे हैं। भारत पहले ही अपना रुख बहुत स्पष्ट कर चुका है और कड़े अंदाज में कह चुका है कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी और बात सिर्फ इतनी होगी कि पीओके हमें वापस दे दिया जाए। इसी बात पर भारत कायम है और इसी को लेकर वो वहां रोना रो रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये 9 से 10 मई की तस्वीर है जब हमने बीएसएफ ने आपको बताया कि जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं उनको कैसे ध्वस्त किया है। ये वो तस्वीर है क्योंकि ये आतंकी लॉन्च पैड काम करते हैं, इन आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए फैसिलिटेट करते हैं और ये पाकिस्तान के अंदर 2 किलोमीटर अंदर जो कार्रवाई की गई है, बीएसएफ ने उसका वीडियो ये जारी किया है और ये शौर्य की नई तस्वीरें हैं। और 4 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं, ये 4 अलग अलग पोस्ट आपको बताएं कि बीएसएफ ने अब तक 76 ऐसे आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी रेंजर्स आतंकियों को भेजने के लिए करते थे। ये उनकी यहाँ पर कोशिश रहती थी कि यहीं से इन्फिल्ट्रेट कराएं और ऐसे में 76 इस तरह के लॉन्च पैड यहाँ पर तबाह किए गए। डिटेल आपको दे देते हैं। 9 से 10 मई की रात बीएसएफ ने ये लॉन्च पैड तबाह किए थे, जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पाकिस्तान के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर ये तबाही हुई है और आपको बताएं कि जम्मू सीमा के सटे पाकिस्तान की जमीन पर इन्होंने हमला किया इसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके और पाकिस्तान के लोनी, पुटवाल, भैरोनाथ में ये कार्रवाई की गई, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 8 मई को सियालकोट में आतंकियों की गतिविधि देखी गई थी और ऐसे में बीएसएफ ने घुसपैठ से पहले ही आतंकियों पर अटैक कर दिया था। ये लॉन्च पैड पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। इसको लेकर शशांक आनंद, आईजी बीएसएफ, पूरी डिटेल साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ। सुनिए। सांबा क्षेत्र में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक पाकिस्तान में एक समूह बढ़ते हुए देखा और रात के अंधेरे के समय में और वहाँ पे टूटी हुई ज़मीन का आड़ लेके वो समूह जो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की ओर बढ़ रहा था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि किसी भी अप्रिय घटना को इस समूह को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा और बीएसएफ के द्वारा एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करके इस बढ़ते हुए समूह के ऊपर हमला किया गया और ऐसे में पाकिस्तान के बाद की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी पहले से थी तो पाकिस्तानी पोस्ट पे भारी फायरिंग हमने करी और काफ़ी नुकसान हमने उनकी पोस्टों को पहुंचाया है। तो एक तरफ हमने लॉन्च पैड तबाह किए हैं, उसके अलावा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ कई फैसले लिए गए। जो बड़ा फैसला आज लिया गया, जान लीजिए। भारत के रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है और भारत में ये 5th जनरेशन फाइटर जेट, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार अब किया जाएगा। एएमसीए प्रोग्राम निष्पादन मॉडल को मंजूरी मिल चुकी है और 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट में रडार से बचने की क्षमता होगी, यानी बहुत एडवांस तकनीक से ये लैस होगा। बेहतरीन हथियार प्रणाली और सेंसर से ये लैस होगा। और बेंगलोर एयर शो में मैं खुद वहां पहुंची थी जहां पर एएमसीए को डिस्प्ले किया गया था फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। 3 साल पहले डिस्प्ले किया गया था, अब इस पर एक्शन हो गया है, काम शुरू हो गया है। मेरी रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। अगर F-35 से इसका कंपैरिजन करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि F-35 को सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का कोहिनूर माना जाता है। ऐसे में अगर कंपैरिजन करें तो इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इसके अलावा इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। F-35 की बात करें तो 2800 किलोमीटर की रेंज है। कॉम्बैट रेंज भी ज्यादा होगी F-35 से, इसकी रेंज होगी 1620 किलोमीटर। ये इंडिजिनियसली भारत में बनाया गया, जबकि F-35 की 1239 किलोमीटर रेंज है। हथियारों की बात करें तो एमसीए में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे, इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। उसका एक डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसके बारे में हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे ये कितना खास है ये विमान और ये भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत देगा? 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, so it can go deep, penetrate deep into the enemy territory
without getting caught by the radars, because when we say stealth, it should have the least radar cross section. So that is what the objective of this aircraft is in the first place. तो तैयारी तो आप देख रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत तैयार है निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, और उसका उद्घोष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि जब तक आतंक के इस कांटे को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये मिशन जारी रहेगा। दरअसल प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं और दूसरे दिन भी उन्होंने गुजरात की धरती से फिर से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम आतंक के इस कांटे को उखाड़ फेंकेंगे तभी मानेंगे, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट करने के बाद अभी भी हमारी जो जंग है आतंक के खिलाफ वो थमी नहीं है। हम रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि बड़े फैसले लेते आपको प्रधानमंत्री दिखाई भी दे रहे हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र में बात करें या जिस तरह से एग्जीक्यूशन अब हो रहा है हमारी सोच का, वो भी हम देख रहे हैं। क्योंकि जल संधि को लेकर भी यहाँ प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो डिगने वाले नहीं है, कुछ बैकआउट नहीं करने वाले। तस्वीर 3 देख लीजिए आप, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का जश्न कैसे गुजरात की सड़कों पर मनाया गया है। गुजरात में रोड शो करने जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो दोनों ही तरफ आप देखिए तिरंगा लेकर लोग खड़े हैं, और ये उत्साह है, ये वो गर्व की भावना है जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सुरक्षा बलों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और पीएम मोदी का सम्मान भी किया गया और ब्रह्मोस देकर भी प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया, क्योंकि ब्रह्मोस से ही उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो अपने आप में ये 3 तस्वीरें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन गुजरात की धरती भुज को जैसे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद प्रधानमंत्री का गुजरात पहुंचना और उस धरती से बड़ा संदेश यहां पर पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री ने दिया। क्या कहा है उन्होंने, जान लीजिए। उन्होंने कहा कि आतंक के कांटे को हम निकाल कर रहे हैं, हम 75 साल से पाक प्रायोजित आतंकवाद झेल रहे हैं, और पटेल चाहते थे कि पीओके वापस लेने तक जंग हो। ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर जो पटेल चाहते थे वो हो जाता तो ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। आतंकियों के खिलाफ सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। देश का एक हिस्सा आतंक के दम पर यहाँ पर हटवा गया है, और अब आतंक को प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हम मदद करते हैं, वो खून की नदियां बहाते हैं, और आतंक के खिलाफ हमले के सबूत भी अब हमारे पास मौजूद है, हम दुनिया को दिखा भी रहे हैं। दुनिया में विकसित भारत का झंडा लहराएगा। प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई। एक तरह से उन्होंने सीधे कह दिया है कि अब आतंकवाद को लेकर हम कहीं भी कड़ी निंदा नहीं करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले उस मोड में भारत है, और सीधा संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है गुजरात की धरती से। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ गूंज रही है आवाज। बताने के लिए काफी है कि अब आतंकवाद पर फुल स्टॉप लगने वाला है। पीएम मोदी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आराम से रोटी खा लो वरना गोली तो है ही, और अब पीएम मोदी ने आतंकिस्तान को भी बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं। भारतीय सेना के शौर्य के बाद पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई थी उसको लेकर भी पीएम मोदी ने आतंक को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान पर सवाल उठाया। कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे
पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि आतंकवादियों ने जब पीओके पर कब्जा किया था उसी दिन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। आतंकवादियों के बलबूते पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पीएम मोदी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले गैंग पर भी प्रहार किया। कहा कि इस बार सब कुछ कैमरे पर हुआ है ताकि कोई खड़े होकर सबूत नहीं मांगे। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पीएम मोदी के लाउड एंड क्लियर मैसेज से साफ है कि अब आतंकवाद का टाइम ओवर हो चुका है। यही वजह है कि इन आतंकियों के ठिकानों पर पहले स्ट्राइक की गई और अब ऑपरेशन सिंदूर जारी रखकर आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज विदेश से आते वो पूछते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की हुंकार भी भरी है। गुजरात से बताते हैं आपको, पीएम मोदी ने लोगों से स्वदेशी मिशन के तहत अपील की है कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जन बल से अब जीतना होगा और देश को बचाना है तो 140 करोड़ देशवासियों को अब आगे आना होगा। उन्होंने अपील क्या की है लोगों से, विदेशी चीजों की लिस्ट बनाने को उन्होंने कहा है और कहा है कि देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करें, विदेशी चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने अपील की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं प्रधानमंत्री ने छोटी आंख वाले गणेश की मूर्ति खरीदने के बजाय स्वदेशी गणेश की मूर्ति खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छोटी और बड़ी आंख वाले गणेश में क्या अंतर है, ये समझने के लिए आपको जाना होगा और ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझने के लिए। रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से आज साफ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आर्मी नहीं लड़ रही है, बल्कि आम लोगों का भी सहयोग इस ऑपरेशन सिंदूर में बहुत जरूरी है। आम लोगों का सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लिहाज से बोला कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर आम जनता ध्यान दे, विदेशों से आने वाले सामान को अवॉइड करे। अगर लोग अपने घर जा रहे हैं तो देखें कि रोजाना अगर वो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी स्वदेशी है और कितनी विदेशी है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश जी की प्रतिमा का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश से जो मूर्तियां आती थी उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी, यानी कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी, और भारत में जो गणेश जी की प्रतिमा बनती है वो आंखें बड़ी होती है। ये जानने के लिए हम सदर बाजार पहुंचे हैं, और जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ ऐसी मूर्तियां, देखिए ये जो गणेश जी की प्रतिमा है वो खाट पर आपको नजर आ जाएंगे। ये हाथ में आप देखिए, ये गणेश जी की जो प्रतिमा है उसकी आंखें बेहद छोटी हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है वो बताई जा रही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी, और उनकी आंखें बेहद बड़ी हैं। आप इस मूर्ति से इस मूर्ति की तुलना कीजिए साइज में। मेरे हाथ में जो मूर्ति है वो आप देखेंगे कि बड़ी भी है लेकिन आंखें बहुत छोटी हैं, और इस मूर्ति की आप प्रतिमा देखिए तो आप समझ पाएंगे कि मूर्ति जितनी छोटी है लेकिन आंखें आपको बड़ी नजर आएंगी। लेकिन अमूमन अब सदर बाजार में हो क्या रहा है कि बहुत कम जो मूर्तियां हैं वो विदेशी। आप ये लाइन से गणेश जी की प्रतिमा देखिए, ये सारी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया तमाम ये मूर्तियां हैं, और आपको ये उदाहरण साफ तौर पर समझ में आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना लड़ रही है बॉर्डर्स पर अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन भारत के बाजारों में विदेशी सामान कितने हावी हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जागरूक कर रहे हैं, स्वदेशी मिशन का उन्होंने आगाज कर दिया है, उसका समर्थन बाबा रामदेव भी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्हें सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को अपनाने का आह्वान करके और विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए जो देश के लिए एक संदेश दिया है, सारे देशवासियों को इस संदेश का सम्मान करना चाहिए और स्वदेशी की व्रत से अनुप्राणित होकर के इन सारी विदेशी कंपनियों की कमर तोड़नी चाहिए। आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी और डिजिटल गुलामी का एक नया दौर चल रहा है, और यदि भारत ने इस स्वदेशी के संकल्प को नहीं अपनाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो रुपए का और अवमूल्यन होगा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट की ओर अब बढ़ रहे हैं, और बात बिहार की इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि बिहार में फैमिली ड्रामा चल रहा है, और इस तरह का फैमिली ड्रामा चल रहा है जिसका असर बिहार के चुनावों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा बनी हुई है और आचरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव की एक गलती ने पूरी लालू फैमिली को परेशान कर दिया। हुआ क्या है, पारिवारिक ड्रामा चल रहा है बिहार में, आप जानते हैं, और भूचाल आया हुआ है। तेज प्रताप यादव एक पोस्ट करते हैं, फिर उसे डिलीट करते हैं और कहते हैं कि अकाउंट हैक हो गया। लालू यादव कार्रवाई करते हैं और पूरा परिवार तेज प्रताप समेत इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेता है, लेकिन फिर निकल कर आती है उनकी पत्नी और कहती है कि ये बात परिवार को पता है और कोई किसी से अलग नहीं हुआ, ये सिर्फ चुनाव के लिए दिखावा है। लेकिन अब वो शख्स सामने आ गया जिसका सीधा सीधा एक तरह से रिश्ता अनुष्का यादव से है, जिनके साथ तस्वीरें वायरल हुई हैं, और अनुष्का के भाई आकाश यादव ने एक तरह से चेतावनी भी दे दी है और बड़ा खुलासा भी कर दिया। हुआ क्या है, चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि अनुष्का के भाई आकाश अब सामने आए हैं और वो अनुष्का का बचाव भी कर रहे हैं और बड़ी बातें भी कह रहे हैं। जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा है आकाश ने। बिहार की सियासत में पारिवारिक भूचाल चल रहा है, एकदम ड्रामा चल रहा है। अनुष्का का भाई आकाश यादव अब सामने आ गया है। अनुष्का की तस्वीर आप देख रहे हैं तेज प्रताप के साथ, और आकाश यादव ने अब बड़े दावे कर दिए हैं, बड़ी बातें कह दी हैं। तेज प्रताप के पोस्ट पर उन्होंने क्या दावा किया जान लीजिए। उन्होंने कहा कि घुटन महसूस होने पर तेज प्रताप ने पोस्ट किया है। तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट किया है वो घुटन महसूस होने पर किया है, ये कहा है आकाश यादव ने। लालू यादव से आकाश यादव ने अपील की है कि पूरे मामले की पहले जांच करें, जांचें परखें, फिर कोई कार्रवाई करें, ये कहा है आकाश यादव ने। हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे पहुंची है बिहार, उन्होंने आकाश से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या क्या कहा है आकाश ने, सुनिए। जिन्होंने पोस्ट किया है, जब वो बोलेंगे
तो ज़्यादा स्पष्ट बातें सामने में आएंगी। हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, दो परिवार का जो चरित्र हनन हो रहा है उसको रोकने का पहल करें और सार्वजनिक मंचों पे इस प्रकार का जो ट्वीट और ये सब का जो दौर चल रहा है इस पे अविलंब अंकुश लगाया जाए। कानून भी ये कहता है और संविधान भी ये कहता है कि किसी भी एडल्ट जो कपल हैं आप उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उसके मान सम्मान की रक्षा करूँ। मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है कि मैं उसके निजी जीवन में घुसूं और पूछूं कि तुम्हारा किसके साथ क्या चल रहा है। ये एक बड़े भाई का शायद दायरा नहीं होना चाहिए। मुझे बस बुरा इस बात का लगा कि बिना संवाद का, बिना कोई बात का तेज प्रताप यादव जी पे इतना बड़ा कठोर एक्शन, ये इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। तो आकाश यादव को आप सुन रहे थे, अब उनका बयान भी सामने आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बीच आचरण को लेकर प्रश्न पूछ रही है। सुनिए जरा। लगता है कि ये सही है भाई, किसी महिला के साथ और तुमने अपने गार्जियन से अगर 12 साल तक इस बात को छिपाए रखा तो उस लड़की का क्या गुनाह है? पूर्व मुख्यमंत्री की पौत्री जिसके साथ बड़े धूमधाम के साथ शादी हुआ, कुछ दिन उनके घर में भी रहा और फिर उसको अपने मैके चला जाना पड़ा, इसके लिए दोषी तो है ही। कि वो एक अलग मामला है कि एक व्यक्तिगत मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। और उससे देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो एक उसूल होता है सार्वजनिक जीवन का और उसको पालन करना है। और जो व्यक्ति नहीं पालन करता, जनता उनको समझती है तो उनका नफा नुकसान वो खुद समझे। कोई दाग को धोने की कोशिश की जाती है और मैंने कहा ना कि वो उनका पारिवारिक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब दाग लगता है तो दिखने लगता है। अगर मेरे कुर्ते पर सफेद है, कुछ दाग लग जाएगा, दिखने लगेगा, तो उसको हम उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दाग मिटता नहीं। तो बीजेपी कह रही है ये दाग मिटने वाला नहीं, इसका असर पड़ने वाला। लेकिन कल जो बहू है, जो पत्नी है तेज प्रताप की, ऐश्वर्या, उसने बड़ी बातें कही थी। ऐश्वर्या राय ने कहा था, क्या आरोप लगाए थे समझ लीजिए। तेज प्रताप के निष्कासन को उन्होंने फैमिली ड्रामा बताया था। ऐश्वर्या राय ने कहा कि सारा परिवार एक है और चुनाव के कारण लालू ने यह फैसला लिया है, जो निष्कासित करने का फैसला लिया है, उस ओर इशारा था। कोई सामाजिक न्याय नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, कहां था उस समय सामाजिक न्याय? ऐश्वर्या ये कह रही थी और ये भी कह रही थी कि राबड़ी देवी ने उन्हें जाकर बाद में समझाया होगा कि कुछ नहीं होने वाला, इस वक्त शांत हो जाए। ऐश्वर्या राय से ये बात हमारे सहयोगी ने की थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि ये एक तरह से फैमिली ड्रामा है। और देखिए, उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखा देते। कल ही ऐश्वर्या ने कहा कि कोई संबंध नहीं टूटा है और आज तेज प्रताप यादव ने, क्योंकि तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उस पर बधाई दी है। ऐसा लग रहा है कि भाई भाई को बधाई दे रहा है। और ऐसे में जो बात कह रही थी ऐश्वर्या, ये ट्वीट उस बात की तस्दीक करता है कि क्या वाकई अंदर खाने सब कुछ नॉर्मल है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है। क्या होता है इस पॉलिटिकल ड्रामा में, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस बीच बिहार से एक और बड़ी खबर आई है, पटना से जाकर बताएं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है पटना के बोरिंग रोड पर। गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पिक्चर की तस्वीर हो। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। तस्वीरें राजधानी पटना की और अपने आप में प्रश्न खड़ी करती तस्वीरें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देसी कट्टे से दनादन फायरिंग यहां हो रही है और सरेआम ये होता दिखाई दे रहा है। ये राजधानी से तस्वीर सामने आई है जो अपने आप में किसी फिल्म का सीन लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये सच्ची तस्वीरें, लेकिन ये वाकई बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है। इस पूरे मामले में अब जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 दिन की 26 और 27 मई की तस्वीरें, जहां दनादन फायरिंग हुई है। और
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात गाजियाबाद की करना जरूरी है क्योंकि गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप लगा कि अकबर नाम के एक शख्स ने सोनिका नाम की एक लड़की का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। परिवार ने कहा कि जबरदस्ती बंधक बनाया गया, दबाव बनाया गया, लेकिन लड़की जब सामने आती है, सोनिका जब सामने आती है, तो उसने बयान ऐसा दिया कि पूरा एंगल ही बदल गया इस खबर का। हुआ क्या है, चलिए जरा आपको बताते हैं। तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं गाजियाबाद से। इंदिरापुरम इलाके का ये पूरा मामला, ये देखिए, अकबर की दुकान थी। ये एक सामुदायिक केंद्र था जहां पर अलग अलग चीजों की वेरिफिकेशन होती थी, आधार, पैन, ये सारी चीजें होती थी। वहां पर अकबर की दुकान पर कैसा बवाल मचा क्योंकि हिंदू संगठनों को, वहां जो आसपास के लोग हैं, उन्हें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बवाल की तस्वीरों के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस हालातों को नियंत्रण में करने की कोशिश करती है। गाजियाबाद की तस्वीरें जहां लव जिहाद का मामला तूल पकड़ने लगा था। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि आरोपी अकबर ने जो बच्ची है उसका धर्म परिवर्तन कराया है और उसको लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। और ये आरोपी अकबर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसे गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने यह कहा कि बहला फुसलाकर ये लड़की को फंसा रहा था, धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा था। और अगली तस्वीर एफआईआर कॉपी की भी आप देख लीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप के तहत इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब जांच चल रही है। गिरफ्तार हो चुका है अकबर, लेकिन एफआईआर में क्या बड़ी बातें लिखी हैं और परिवार ने क्या आरोप लगाए, बता देते हैं आपको। फटाफट जानकारी आपके सामने रखते हैं। अकबर खान और मकसद ने, ये दो शख्स हैं जिन्होंने उनकी पुत्री को बंधक बना लिया। परिवार ने ये कहा, ये भी बताया कि उनकी पत्नी के साथ वहां वो पहुंचा था और 4 से 5 महिलाओं ने उन्हें पकड़ लिया। जो परिवार के लोग पहुंचे, जब छुड़ाने पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया। अकबर और मकसद ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, परिवार को थ्रेट किया जा रहा है और विरोध करने पर सोने की ज्वेलरी भी उनसे झपट ली गई। परिवार ने अकबर और मकसद के ये ज्वेलरी झपट ली। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी अकबर की धमकियों से डरी सहमी है और दबाव में है और ऐसे में ये कहा कि उसे जबरदस्ती वहां पर रखा गया है। इस तरह की बातें कही गई हैं, जिसके बाद परिवार का ये कहना है कि फंसाया जा रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं परिजन, जरा सुनिए। मेरे लड़के को भी खतरा है, मेरे पति को भी खतरा है। हमें बाहर जाने में बिल्कुल डर लग गया। अकेले में हम अकेले रह नहीं सकते। मेरी मदद करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। उसने धमकी दे रहे कि मेरे लड़के को भी, मेरे को भी, मेरे पति को भी तुम बाहर देखोगे, हम कार के तुम्हें बाहर फेंक दे, पता नहीं चलेगा किसी को। वो पहले भी धमकी दे चुका, लेकिन पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। योगी जी को मैं आपसे धन्यवाद प्रार्थना करती हूँ। आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, आप उत्तराखंड की बहन की मदद कर सकते हो। तो परिवार तो कह रहा है कि बंधक बनाया है, लेकिन सोनिका ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी से गई है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी।